फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आपका भाई पुष्पेन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल वेद क्लासिफाइड बिगनर्स पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने यूपी टेट की श्रृंखला को स्टार्ट कर दिया है और यूपी टेट की इससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लास आई थी, उस क्लास में मैंने यूपी टेट के सिलेबस को अच्छे से डिफाइन किया था, उसके एक-एक सेगमेंट्स को अच्छे से बताया था। वो चाहे आपका बाल विकास हो, वो चाहे आपका हिंदी हो, वो चाहे आपका संस्कृत या इंग्लिश हो, पर्यावरण हो और गणित का पाठ्यक्रम हो। इन सभी के बारे में मैंने जो है इससे पूर्वत हमारी क्लास जो आई थी, उसपे विस्तृत मैंने चर्चा की थी और साथियों मैं यूपी टेट के एक-एक जो है टॉपिक को मैं अच्छे से कवर कराता हुआ चलूँगा। गणित विषय के पाठ्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि यूपी टेट का जो गणित विषय का पाठ्यक्रम होता है, उसमें कक्षा 1 से 5 तक में क्या सिलेबस रहता है और 6 से 8 का जो हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम होता है, यानी लेवल 2 का एग्ज़ाम होता है, उसके पाठ्यक्रम में क्या-क्या उसका सिलेबस रहता है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया। तो आज हमारी जो नई क्लास आई है, इस क्लास की शुरुआत हम जो है गणित पाठ्यक्रम के जो पहला हमारा टॉपिक है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इससे करते हैं। साथियों, कोई भी टॉपिक हो और किसी भी विषय का टॉपिक हो, अगर उस विषय और उस टॉपिक के अगर हम बेसिक के बारे में अच्छे से जान लें, तो हमें वो चीज़ बहुत आसानी से अच्छे से समझ में आ जाती है। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले आज हम ये सीखेंगे कि देखिए मैं बिल्कुल आपको ज़ीरो से लेवल से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको गणित विषय को समझने में बहुत ही आसानी महसूस हो। संख्या पद्धति को पढ़ाने के लिए मैं आज संख्याओं के क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कौन-कौन सी संख्याएँ होती हैं, ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से जो है समझाता हुआ चलूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ बने रहेंगे और हाँ, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, तो आपको आने वाले जो भी इसके सम्स रहेंगे, सवाल रहेंगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। तो आइए साथियों देखते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो साथियों, संख्या क्या होती है? संख्या कितने प्रकार की होती है? आज इन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। संख्या यानी नंबर। अब थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान लेते हैं कि कोई एक बहुत बड़ा-सा परिवार है और उस परिवार में एक कोई भी परिवार होता है तो उसमें कोई न कोई मुखिया होता है। तो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि एक परिवार है और परिवार के मुखिया कौन है? संख्या है। संख्या नाम का कोई व्यक्ति जो है वो परिवार का मुखिया है। अब इस परिवार के जो मुखिया हैं, इनके 2 बेटे हैं। यहाँ से देखेंगे आप। पहला है इसका पहला बेटा है उसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और इसके दूसरे बेटे का नाम है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक काल्पनिक संख्या। इसको हम बोल सकते हैं रियल नंबर, रियल नंबर और ये हमारी हो गई इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। चलिए अब आगे समझते हैं। मैंने बताया कि एक हमारा देखिए मैं फैमिली ट्री बना रहा हूँ इसका। आप इसको इस बात से समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद में एक-एक संख्याओं की क्या परिभाषा होती है उसको सब अच्छे से आपको जो है कवर कराता हुआ चलूँगा। तो एक परिवार है, परिवार में मेन मुखिया हैं कौन है? संख्या है। संख्या के 2 बेटे हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब थोड़ा समझते रहिएगा। अब जब परिवार है, उनके 2 बेटे हैं, तो हो सक आगे उनके बच्चे भी होंगे। तो बड़े वाले बेटे इनकी तो हो गई शादी। इनकी शादी नहीं हुई काल्पनिक संख्या की, तो इनके आगे का परिवार बढ़ नहीं सका। तो यहाँ पर से इनका परिवार हो गया खत्म। अब जब इनकी शादी हुई रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या की, तो इनके 2 बच्चे हुए। कौन-कौन से भाई हुए ज़रा देखेंगे आगे। पहले हमारा हुआ उसका नाम था परिमेय संख्या। क्या नाम था बच्चों? परिमेय संख्या। और दूसरे बेटे का नाम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि वास्तविक संख्या के 2 बेटे हुए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर इसके बाद और आगे कहानी बढ़ती है। ऐसे ही अब जब इनके 2 बेटे हुए तो परिमेय संख्या की हो गई शादी, अपरिमेय संख्या ये फिर अनमैरिड रह गए। तो इनका परिवार फिर यहाँ से हो गया खत्म। इनका परिवार बढ़ नहीं सका। तो परिमेय संख्या की इनकी मैरी हुई, इनकी शादी हुई तो इनके फिर 3 बच्चे हुए। अब कौन-कौन से हुए? देखिए मैं इसको आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बस सके।
इनका पहला बच्चा हुआ, उसका नाम था नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। इनका दूसरा बच्चा हुआ, उसका नाम था पूर्ण संख्या। और इनका तीसरा बेटा हुआ, उसका नाम था पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ये हमारे हो गए होल नंबर्स। और ये हो गए इंटीजर्स। इंटीजर्स। तो ये मैंने एक फैमिली बनाई। अब आप देखिए, इसको मैं अब आपको अच्छे समझाता हूँ। मैंने क्यों बताया एक परिवार था भाई। परिवार के मेन मुखिया कौन थे? संख्या। संख्या के दो बेटे हुए, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। फिर मैंने आपको बताया कि काल्पनिक संख्याओं के आगे जो है इमेजिनरी नंबर होती है, इनकी कोई आगे वंशावली नहीं बढ़ी। फिर उसके बाद में वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर उसके बाद अपरिमेय संख्याओं के आगे कोई वंशावृद्धि नहीं हुई, तो यहाँ से इनका जो है खत्म हो गया काम। ऐसे ही परिमेय संख्याओं के अब हुए तीन बच्चे, यानी इनके तीन प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोलते हैं और पूर्णांक को इंटीजर्स बोलते हैं। अब ये चीज़ आपको देखिए बाकायदा चार्ट के माध्यम से, चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने इसलिए फैमिली ट्री बना करके आपको समझाया है और एग्जाम्पल एक फैमिली के रूप में इसलिए लिया ताकि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। अब मैंने जितनी भी संख्याएं आपको बताई हैं, इनके बाकायदा परिभाषा के साथ में इसको समझाते हुए मैं आगे चलूँगा कि क्या परिमेय संख्याएं होती हैं, क्या अपरिमेय होती हैं, क्या हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या होल नंबर्स होते हैं, क्या इंटीजर्स होते हैं। अब इन पे हम एक-एक संख्याओं को लेकर के विधिवत इस पे चर्चा करते हुए आगे चलेंगे। तो साथियों मेरे साथ बने रहिएगा और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस तरीके से पढ़ते हुए हमारे साथ आगे चलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मैं आपको ज़ीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर एक-एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हुए चलते हैं तो आपको भविष्य में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। अब देखिए एक-एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहेंगे। नंबर 1 पे है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? जरा ध्यान से देखेंगे। परिमेय संख्याएं साथियों वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में व्यक्त कर सकें। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि उन संख्याओं में जो उनका हर है वो 0 के बराबर ना हो। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे आप मेरे साथ नोट कर सकते हैं कि जिन्हें अंश बटा हर, जिन्हें अंश बटा हर अर्थात बहुत जगह आपने किताबों में लिखा होगा पी बाई क्यू। पी बाई क्यू ही अंश बटा हर होता है। जिन्हें अंश बटा हर पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, के रूप में व्यक्त कर सकें। जिन्हें अंश बटा हर पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें और जहां हर जो है क्या होना चाहिए? हर या क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इतनी चीज आपको क्लियर करनी है। फिर से आप समझ लें कि परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें क्या करें हम अंश बटा हर के रूप में व्यक्त कर सकें और जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अब उदाहरण इसका समझ लेते हैं, एग्जाम्पल एक जरा। जैसे अब देखो यहाँ पे 5/7। अब 5/7 बताइए कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 5 हमारा क्या है? ये अंश है और 7 क्या है? ये हर है। अच्छा बच्चों, क्या अगर मैं यहाँ पे लिख दूं -7/9 तो क्या ये परिमेय संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे -7 हमारा क्या है? ये अंश है और 9 क्या है? हर है। तो चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि 6, अगर कोई तुमसे पूछ दे कि क्या 6 परिमेय संख्या है, बताइए आप लोग क्या 6 परिमेय संख्या है?
बच्चों 6 भी परिमेय संख्या है। अगर हम देखिए कोई भी संख्या होती है, अगर वो सिंगल फॉर्मेट में लिखी है तो वो कभी सिंगल नहीं होती, उसके नीचे हमेशा बटा 1 छिपा रहता है। तो 6 को हम 6 बटा 1 भी लिख सकते हो। तो अगर इस फॉर्मेट में लिख दिया जाए तो देखिए ये तो अंश के रूप में आ गई ना, अंश ये हर, तो ये क्या है, ये भी हमारी परिमेय संख्या हो गई। अच्छा, अगर अब मैंने बताया था कि जो ऊपर की शर्त कैसी होनी चाहिए, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अगर इस टाइप का कोई सवाल जैसे यहाँ पे अगर आ जाए कि मैं 6/0 आ जाए, तो बताइए ये परिमेय संख्या है? बच्चों ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि देखिए ये हमारी शर्त को फॉलो नहीं करती है। हमने परिभाषा में क्या बताया कि जिन्हें अंश बटा हर के रूप में व्यक्त कर सकें और जहाँ हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हर क्या हो गया, 0 के बराबर है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। लेकिन हाँ, अगर इसी को अगर हम 0/6 लिख दें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर हो गई? चलिए अब हम आगे चलते हैं अपरिमेय संख्याओं पे। देखिए मैंने आपको बताया था मैं एक-एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता हुआ चलूँगा। अगला है अपरिमेय संख्या। परिमेय को क्या बताया था, मैंने बोला था यहाँ पे रेशनल नंबर, इनको लिख लीजिएगा, ये रेशनल नंबर, और ये क्या होती है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब भाई आते हैं हम कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अंश बटा हर के रूप में व्यक्त न कर सके, तो वो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। सीधी सी परिभाषा बिल्कुल अपोजिट रहता है, समझ लीजिए कि परिमेय संख्याओं का अपोजिट, यानी जिन्हें अंश बटा हर के रूप में व्यक्त न कर सके, सीधा आप फंडा इसका समझ लीजिए कि जिन्हें अंश बटा हर के रूप में व्यक्त ना कर सके, वो क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अच्छा, तो इसका एग्जाम्पल जरा समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एक हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इनकी पहचान होती है रूट, ये हमेशा रूट के रूप में रहती हैं, या अर्थात जैसे इसको अगर हम लिख दें कि रूट 5, रूट 8, रूट 13 या रूट 6, तो ये हमारी संख्याएं क्या हैं, ये सारी संख्याएं जो हैं बच्चों, ये सारी संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए आप सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि अभी सर आपने बताया था कि अगर कोई संख्या सिंगल फॉर्मेट में है तो उसके नीचे बटा एक करके भी इसको लिखा जा सकता है, तो परिमेय संख्याओं के रूप में हो जाएगी। जैसे आप हमने बताया कि बटा एक अगर कर दें तो ये तो आपके अकॉर्डिंग जो है परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन बच्चों ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या का एक सीधा सा फॉर्मेट रहता है कि वो अंश बटा हर के रूप में हो, लेकिन अंश के ऊपर कोई भी घात नहीं चढ़ी हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंश के ऊपर देखिए ये रूट लगा हुआ है, ये देखिए अंश के ऊपर क्या लगा है, रूट लगा, और रूट का मतलब समझते क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे रूट 6 लिखा हुआ है, रूट 6 का मतलब हो गया कि 6 की घात 1/2 लिखा हुआ है, और परिमेय संख्याओं की पहचान होती है कि जो हमारा अंश हो उसके ऊपर कोई भी घात न चढ़ी हो, इसीलिए जो है इन्हें हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। आप समझ में आ गया होगा आपको। और रूट 5, रूट 8, रूट 13, रूट 6, लेकिन अगर यहाँ पे कोई संख्या अगर आ जाए कि रूट 9 या रूट 16, तो बताओ इनको कर सकते हो, बताइए ये हमारी जो है अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, जरा इसको खोल के देखते हैं। अब रूट 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 गुणे 3, तो हमारा डबल जोड़ा बना, सीधा बाहर आ जाएगा, ये तो हमारी 3 आ गई। अब 3 कैसी है, ये परिमेय संख्या हो गई। ऐसे रूट 16, तो इसको क्या लिख सकते हो, रूट 4 गुणे 4, 4 बाहर आ गया, तो ये परिमेय संख्या हो गई। कैसे, 3/1 लिख सकते हो इसको, 4/1। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं, परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब अपरिमेय संख्या के पश्चात मैंने बताया था आपको कि परिमेय संख्याओं के कितने बेटे हुए, 3 बेटे हुए। कौन-कौन से, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब जरा हम इन पे बात करते हैं। अब साथियों आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। अब इसको समझाने से पहले थोड़ा आप समझें। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप रात में जो है तारों को देखें, और बोल दिया जाए कि
बेटा जरा ये तारों को आप गिन के दिखाइए। तो आपकी नज़र जहाँ तक, क्योंकि आसमान में बहुत से तारे हैं, कभी आपको बड़ा तारा दिखेगा, कभी कोई छोटा तारा दिखेगा, तो आप काउंट तो करोगे 1 से, लेकिन उसको गिनने में आपको असुविधा होगी, क्योंकि आकाश में तारे तो क्या हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। तारे सारे हमारे असंख्य हैं, अनंत हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक संख्याएँ जो होती हैं, उनकी शुरुआत जो होती है हमेशा 1 से होती है, लेकिन उनकी कोई भी लिमिट नहीं होती, कोई भी उनकी संख्या आप गिन नहीं सकते हैं, वो काउंटलेस होती हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याएँ की शुरुआत 1 से होती है, लेकिन वे अनंत तक जाती हैं, तो ऐसी संख्याएँ नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएँ कहलाती हैं। अर्थात इनको हम कैसे लिखेंगे? प्राकृतिक संख्याएँ जिनकी, ये देखिए बिल्कुल बेस एक-एक चीज़ आपको समझ लीजिए 0 लेवल से हम पढ़ा रहे हैं और आप इनको जो है भली-भाँति समझते हुए हमारे साथ चलेंगे। जिनकी शुरुआत क्या हो? 1 से हो, जिनकी शुरुआत 1 से हो और अनंत तक जाएँ, ये इनफाइनाइट का निशान है, अनंत तक जाएँ। मतलब जिनकी शुरुआत 1 से हो और वो इनफाइनाइट अनंत तक जाएँ, तो ऐसी संख्याएँ क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएँ। देखो जिनकी शुरुआत किससे हो? 1 से हो और वो कहाँ तक जाएँ? इनफाइनाइट तक जाएँ, तो ऐसी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहेंगे हम, तो 1, 2, 3, 4 डैश 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 डैश, कोई भी इसकी सीमा नहीं, अनंत। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्ण संख्याएँ भी बोला जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये हमारे क्या होते हैं? धन पूर्णांक भी कहलाते हैं, यानी धन पूर्ण संख्याएँ भी कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्या ही धन पूर्ण संख्या होती है, अर्थात इसको +1, +2, +3, +4 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। बहुत बार हमारे परीक्षाओं में एक प्रश्न आता है कि क्या प्राकृतिक संख्याएँ जो होती हैं, वो परिमेय संख्याएँ होती हैं? ये प्रश्न बाकायदा पूछा गया है यूपी टेट के एग्जाम में कि प्राकृतिक संख्याएँ हैं और उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पूर्ण संख्याएँ हैं, पूर्णांक हैं, परिमेय संख्याएँ हैं, अपरिमेय संख्याएँ हैं। अब मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप बच्चों बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि हमारी प्राकृतिक संख्याएँ किसका रूप होती हैं? परिमेय संख्याओं का होती हैं, अपरिमेय संख्याओं का होती हैं और पूर्ण संख्याओं का होती हैं, पूर्णांक का होती हैं। हालाँकि मैं आपको बता चुका हूँ, आप खुद इसका उत्तर जो है हमें बताएँगे कमेंट के माध्यम से। अगला है, आप प्राकृतिक संख्याओं को मैंने बता दिया, प्राकृतिक संख्याएँ ही धन पूर्ण संख्याएँ होती हैं। ऐसे ही अब यहीं पे मैं थोड़ा आपको जो है ऋण पूर्ण संख्याओं के बारे में भी बता देता हूँ, थोड़ा आप समझ लीजिए इसको। ऋण पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं? बस थोड़ा-सा अंतर रहता है। ऋण पूर्ण संख्याएँ यानी ऋणात्मक जिन्हें बोलते हैं, ऋण पूर्ण संख्याएँ, ऋण पूर्ण संख्याएँ। यानी ऐसी संख्याएँ जिनकी शुरुआत जो है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऋण पूर्ण संख्याओं का फॉर्मेट जो होता है, ये ऐसे चलता है, ऐसे आप समझ लीजिए कि ऋण पूर्ण संख्याएँ जो हैं, धनात्मक संख्याएँ क्या होती हैं? पहले ये संख्याएँ चलती हैं ऐसे, इस फॉर्मेट में, हमेशा इस साइड में चलती हैं, लेकिन ऋण पूर्ण संख्याएँ जो होती हैं, ये हमेशा इस तरफ चलती हैं। यानी इधर 0 है, तो इसकी शुरुआत इस साइड में ऐसे जाएगी ऋण पूर्ण संख्या, यानी -1, -2, -3, -4, -5 डैश 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 इनफाइनाइट। अब चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ऋण पूर्ण संख्याएँ कैसे चलती हैं और धन पूर्ण संख्याएँ कैसे चलती हैं। अच्छा, अब हम आगे आते हैं अपने पूर्ण संख्याओं पे। मैंने अभी बताया था कि पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएँ, तो ज़रा इसको समझ लेते हैं। पूर्ण संख्याएँ यानी होल नंबर्स वे संख्याएँ होती हैं जिनकी शुरुआत हमेशा जो है 0 से होती है और वे संख्याएँ अनंत तक जाती हैं, तो ऐसी संख्याएँ हमारी होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएँ कहलाती हैं। तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? कैसे इसकी जो है परिभाषा लिखेंगे? जिनकी शुरुआत 0 से हो, 0 से हो और कहाँ तक जाएँ? अनंत तक जाएँ, इनफाइनाइट, अनंत तक जाएँ। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब 0 से शुरुआत हो और अनंत तक जाए। एग्जाम्पल के रूप में इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे? ज़रा देखेंगे आप। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इनफाइनाइट।
समझ में आ गया होगा आपके कि इनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, इनकी शुरुआत 0 से हो रही है और ये अनंत तक गतिमान है, लगातार चल रही हैं। तो ऐसी संख्याएं जो हमारी होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। आगे बात करते हैं हम पूर्णांक के बारे में। क्या हमारे इंटीजर्स होते हैं? पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं भाई? ये देखिए सारे किसके खानदानी हैं? ये सारे परिमेय संख्याओं के खानदानी हैं। परिमेय संख्याओं के सारे तीनों बेटे हैं। तो अगर कोई भी आपसे कहता है कि प्राकृतिक संख्याएं किसका रूप है, तो आप सीधे बोलोगे परिमेय संख्याओं का। अगर कोई आप कहता है पूर्ण संख्याएं किसका रूप है, तब भी परिमेय संख्याओं का। अगर आपसे कोई कहता है कि इंटीजर्स यानी पूर्णांक किसका रूप है, तो वो भी हमारे परिमेय संख्याओं का ही रूप है। अब पूर्णांक इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें ऋण पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और धन पूर्ण संख्याएं तीनों संख्याओं का एक समूह हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी पूर्णांक या इंटीजर्स कहलाती हैं। अर्थात लिखना चाहें तो परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसा समूह जिसमें देखिए नेगेटिव नंबर्स यानी ऋण पूर्ण संख्याएं, नेगेटिव नंबर, मेरा पेन हल्का चल रहा है थोड़ा, नेगेटिव नंबर्स, उसके बाद में कौन? होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, उसके पश्चात क्या? पॉजिटिव नंबर्स यानी धन पूर्ण संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स। ऐसा समूह जिसमें नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स और पॉजिटिव नंबर। देखिए नेगेटिव नंबर का मतलब हो गया ऋण पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स का हो गया यानी पूर्ण संख्याएं, और पॉजिटिव नंबर का मतलब हो गया कि धन पूर्ण संख्याएं। इन तीनों का मिक्सचर जहां पे हो वो हमारे कहलाते हैं पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी ऐसा समूह जिसमें नेगेटिव नंबर, होल नंबर और पॉजिटिव नंबर्स तीनों हो, तो ये कहलाते हैं इंटीजर्स। अब जरा इसको समझ लो उदाहरण के रूप में। कैसे भाई इसको समझेंगे? अब इसको समझेंगे हम, जैसे यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा इंटीजर्स को लिखने के लिए 0 बीच में होता है और माइनस की संख्या हमेशा इधर चलती है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, डैश 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 इनफाइनाइट। ऐसे ही इधर इधर साइड में धनात्मक चलती हैं, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, इनफाइनाइट। अब समझ में आ गया आपको कि ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? ये सारे हमारे इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक कहलाते हैं। धनात्मक संख्याएं किधर चलती हैं? इस साइड में चलती हैं, और ऋणात्मक संख्याएं इस साइड में चलती हैं। अब इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ऋण पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं और पूर्णांक हमारे क्या होते हैं। बच्चों अब आगे हम बात करते हैं इसके बाद क्या हमारे जो है इवन नंबर्स होते हैं, क्या हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इन पे हम बात करते हैं। यानी सम संख्याओं की परिभाषा बताने से पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमेशा जो है 2 से पूर्णतया विभाज्य हों। यानी जो 2 से पूर्णतया पूरी पूरी कट जाएं तो ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, इवन नंबर्स कहलाती हैं। अर्थात इनको हम अगर बोल सकते हैं कि दैट नंबर्स विच आर टोटली डिवाइड बाय 2 विच वी कॉल्ड इवन नंबर्स। अर्थात सम संख्याओं को परिभाषित कैसे किया जाएगा? सम संख्याएं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इवन नंबर, इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएं, कट जाएं, वे संख्याएं, ये आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा अपने एकेडमिक क्लासों में। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? हमारी सम संख्या कहलाती है। यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाएं, ऐसी संख्या क्या कहलाती है बच्चों? सम संख्या कहलाती है। इसमें मेन रोल किसका होता है? 2 का होता है। उदाहरण के रूप में जरा हम समझें एग्जाम्पल इसका। कौन कौन से भाई होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और आगे 14, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सारी हमारी क्या हो जाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। अब विषम संख्याओं की बात की जाए तो विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स क्या होते हैं? विषम संख्याएं को समझाने से पहले थोड़ा आप इसको देखें कि विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं
जो 2 से पूर्णतः डिवाइड ना हो, जो 2 से पूर्णतः ना कटें, तो ऐसी संख्याएँ जो हैं विषम संख्याएँ कहलाती हैं। अब 2 से कौन-कौन सा नहीं कट सकता है? जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, तो ये सारी संख्याएँ क्या होती हैं? विषम संख्या होती हैं। तो इनको देखिए, मैं जो आपको जो सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक है और आप जो है इसको ज़रूर जो है अच्छे से समझते हुए चलें। अगर मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के चैप्टर पे ले जा सकता था और डायरेक्ट वहाँ से समझा सकता था, लेकिन जब तक आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसीलिए मैंने बिल्कुल बेस 0 से स्टार्ट किया है आज से। तो विषम संख्या को ज़रा लिख लेते हैं कि वे संख्याएँ, आप ऐसे लिखें, वे संख्याएँ जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो। वे संख्याएँ जो 2 से विभाजित ना हो, क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। विषम संख्याएँ कहलाती हैं। विषम संख्याएँ कहलाती हैं। समझ में आ गया होगा आपको? कौन-कौन से भाई होते हैं विषम संख्याएँ? वे संख्याएँ जो 2 से ना कटे, विषम संख्याएँ कहलाती हैं। एग्ज़ाम्पल के रूप में, अब भाई इसका एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए कौन-कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश, ठीक है? इनफाइनाइट। तो अब ये भी आपको समझ में आ गया कि सम संख्या क्या होती है बच्चों, विषम संख्या क्या होती है। अब हम आगे बात करते हैं कि भाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, अभाज्य क्या होती हैं, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अब भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं से कट जाएगी। 1 से तो सभी संख्याएँ कटती हैं, 1 से कट जाएगी। उसके अलावा वो किसी अन्य भी संख्या से कट जाए, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसको समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी विभाजित हो जाए, किसी से भी विभाजित हो जाए या कट जाए। तो बच्चों, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी कट जाए, तो ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे भाज्य संख्याओं में सबसे पहले भाई अगर देखा जाए 4, 6, 8, 10, 12। आप समझ लो जरा, 4 जो है ये स्वयं से कटती है, ओके। 4 जो है 1 से भी कटती है, और 4 किससे कटती है? किसके पहाड़े में 4 आता है? 2 के पहाड़े में आता है। 2 दूना 4। तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि आपने 2 काहे नहीं लिखा, आपने 3 काहे नहीं लिखा? 2 3 इसलिए मैंने नहीं लिखा है क्योंकि 2 स्वयं से कट जाती है, 1 से कट जाती है, लेकिन 2 और किसी के तो पहाड़े में नहीं आती ना। ऐसे ही 3 स्वयं से कट जाती है, 1 से कट जाती है, लेकिन किसी के पहाड़े में तो नहीं आती है। इसीलिए भाज्य संख्याओं की शुरुआत हमेशा 4 से होती है। 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे-ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है? ज़रा इसको देख लेते हैं। अभाज्य संख्याओं की क्या परिभाषा रहती है? अभाज्य संख्याएँ आज ये पूरा जो टॉपिक मैं आपका अच्छे से क्लियर कर दूँगा, उसके पश्चात जो हमारी अगली श्रृंखला आएगी, अगली जो हमारी क्लास आएगी, उसमें बाकायदा जो भी इसको टॉपिक्स हैं, सम्स हैं, उस पे बात करेंगे। ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको संख्याओं के बारे में अच्छे से जानकारी तो हो जाए कि कौन-सी संख्या क्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएँ बच्चों क्या होती हैं कि ऐसी संख्याएँ जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी अब ना कटे। आप समझ लीजिए, सेम इसका अपोजिट रहता है भाज्य का। भाज्य में क्या होता है कि ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से भी कट जाती है, लेकिन अभाज्य संख्याएँ बहुत नालायक होती हैं। ये बहुत कहते हैं ना, अक्खड़ होती हैं, कहती हैं कि मैं या तो स्वयं से कटूँगी, एक से कटूँगी, इसके अलावा मैं किसी से नहीं कटूँगी। तो वैसी संख्याएँ जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी ना कटे, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्ज़ाम्पल ज़रा इसका समझ लेते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के रूप में इसकी शुरुआत किससे होती है? 2 से।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो हमारी 2 है। 2 के बाद में 2 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 7 के बाद में 11 है, 13 है, 17 है और 19 है। ठीक, ये ऐसी संख्याएँ क्या कहलाती हैं? ये हमारी कैसी हैं संख्याएँ? अभाज्य संख्याएँ। अब ज़रा देख लीजिए, आप कोई संख्या बताइए, स्वयं से या 1 से कट रही है, इसके अलावा किसी से कट रही है? क्या 2 या 3, 5, 7 ये तो स्वयं से कटती है। 11 किसी के पहाड़े में आता है, 13 किसी के पहाड़े में आता है, 17 किसी से कटता है, 19 किसी से कटता है, ये किसी से भी नहीं कटते हैं। तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अब एक टॉपिक बचा हुआ है, को-प्राइम नंबर्स यानी सह-अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं? ज़रा इस पे हम बात करते हैं कि सह-अभाज्य संख्या, ये भी आप समझ लीजिए। सह-अभाज्य संख्या, सह-अभाज्य संख्या, इसको पढ़ाने से पहले ज़रा ये समझ लें, एक बहुत प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है अभाज्य संख्याओं में, ये हालाँकि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो बच्चों आप देख सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन-सी थी? 2 थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और एक प्रश्न पूछा जाता है बच्चों पाई के बारे में कि पाई एक कैसी संख्या है? तो मैंने जब आपको अभी परिमेय संख्या पढ़ाया था, तो पाई हमेशा ध्यान रखिएगा, पाई जो है ये तो अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी है? अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7 होता है। ये कैसी है? ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, तो सह-अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? बच्चों सह-अभाज्य संख्याएँ यानी को-प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसी संख्याएँ होती हैं कि देखिए सह-अभाज्य संख्या मतलब वे किन्हीं 2 संख्याओं का जोड़ा होंगी। यानी 2 प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो ऐसी संख्याएँ हमारी सह-अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। एक बार देखते हैं, यानी 2 प्राकृतिक 2 प्राकृतिक संख्याओं, मेरे साथ आप सभी लोग जो है नोट्स बनाते हुए चलेंगे। 2 प्राकृतिक संख्याओं का समूह जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ यानी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, गुणनखंड न हो। 2 प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा समूह जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो ऐसी संख्याएँ क्या कहलाती हैं हमारी बच्चों? सह-अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। 2 प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा समूह जिनका 1 के अतिरिक्त, अब जरा इसको एग्जांपल से समझो तब आपको समझ में आएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप कि 3, 5, 4, 7। अब इन दोनों को समझो थोड़ी देर के लिए। अब बताइए 3 और 5 अगर इसका हम इनका एक तो इनका कॉमन निकल आएगा, क्योंकि 1 से 3 भी डिवाइड होता है और 1 से 5 भी डिवाइड होता है। लेकिन क्या ऐसी कोई संख्या है जिसके पहाड़े में 3 और 5 दोनों आता हो? बताइए आप, नहीं है। क्या ऐसी कोई संख्या है जिनके पहाड़े में 4 और 7 दोनों आता है? नहीं है। तो यही है, इसमें कहा गया है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का समूह जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। देखिए यहाँ से 1 तो हम ले सकते हैं क्योंकि 1 से डिवाइड होते हैं, 1 तियाँ 3, 1 पच्चे 5, यहाँ 1 से 4 और 7 हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। तो ऐसी संख्या हमारी क्या होती है? ये सारे हमारे क्या हैं? ये सह-अभाज्य संख्याएँ हैं। ये सह-अभाज्य संख्या है। अच्छा, अगर यहाँ पे हम आपको प्रश्न दे दें, ऐसे लिख दें कि 2, 4, तो बताओ ये सह-अभाज्य संख्या है? बच्चों आप बताएँगे कमेंट के माध्यम से क्या ये सह-अभाज्य संख्या है? मैं अगली वाली जो हमारी क्लास आएगी उसमें पूछूँगा कि 2 और 4 क्या सह-अभाज्य संख्या है? आप कमेंट के माध्यम से उत्तर ज़रूर दे दीजिएगा। ये आपके लिए ये प्रश्न मेरा है। तो साथियों, मैंने आज आपको जो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, इसके बारे में मैंने आपको जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नंबर सिस्टम में नंबर्स का यानी संख्याओं का क्या प्रकार होता है, एक-एक इसका जो है परिभाषा इसकी बहुत अच्छे से विश्लेषण के माध्यम से मैंने आपको समझाई। तो साथियों, कैसी लगी आप सभी लोगों को क्लास? आप जो है कमेंट के माध्यम से अपने विचार, अपनी राय ज़रूर प्रस्तुत करिएगा। और अब मैं एक-एक टॉपिक को नंबर सिस्टम में इसके बाद क्या-क्या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पे लेकर के चलूँगा। तो साथियों नमस्कार, मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में। धन्यवाद।